हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहलील और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बेहतर तरीके से जारी रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने सक्सेस पॉइंट पे अपन नया कोर्स लेकर के आए हैं जो कि बेसिक फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर अपन बात कर रहे होंगे। आज अपन न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सक्सेस पॉइंट पे मिलने वाला है। जैसा कि वो सभी परिचर्चाएँ और बीते लेक्चर में आपको बताई गई हैं, वो एक वीडियो मैंने बनाया था, होपफुली आपने देख लिया होगा। तो आज की क्लास को अपन कुछ पंक्तियों के माध्यम से शुरुआत करेंगे कि अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे और माँ सरस्वती की वंदना करते हुए अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को पता है बीएससी फाइनल ईयर की सेकंड बुक है, सेकंड पेपर। तो आज की अपनी जो बुक रहने वाली है वो बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स। आज की बुक अपनी है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। जो का अपना जो पेपर है, अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर है सेकंड पेपर अपना बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर है। और सेकंड पेपर में अगर मार्क्स बताऊं आपको तो मार्क्स है टोटल 33। अपना जो सेकंड पेपर है वो 33 मार्क्स का है और 33 मार्क्स में जो कुल है 4 यूनिट हैं, अपनी कुल 4 यूनिट है, 4 यूनिट और 33 मार्क्स की है। पेपर सेकंड है और पेपर का नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय और कण भौतिकी, नाभिकीय और कण भौतिकी। ये अपना सेकंड पेपर है जो कि अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन कुछ पहले मैं बेसिक सी चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि अपने पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो पेपर अपन पढ़ने जा रहे हैं वो किन किन पार्टीशन में बदला हुआ है, जो पेपर अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे कैसे पार्टीशन में बदला हुआ है, क्या क्या चीज़ें अपन उसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो पेपर सेकंड है और इस पेपर सेकंड में अपन बात कर रहे होंगे 4 यूनिट्स की, और 4 यूनिट्स में अपना जो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये जो तीनों यूनिट्स हैं वो नाभिक से संबंधित यूनिट हैं, जिसके बारे में अपन सिर्फ नाभिक के बारे में बात कर रहे होंगे, नाभिक के बारे में अपन पढ़ रहे होंगे। तो तीनों यूनिट्स हैं वो नाभिक से संबंधित हैं। जैसा कि अपन ने भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में खूब अध्ययन कर लिया, अपने प्रोटॉन के बारे में अध्ययन कर लिया, या फिर अपने परमाणु के बारे में, अणु के बारे में अच्छा खासा अध्ययन कर लिया। अभी अपन पढ़ने वाले हैं इस बुक में केवल और केवल नाभिक के ऊपर। जो नाभिक है वो किस प्रकार का बिहेवियर रखता है, नाभिक क्या होता है, वो सभी कुछ चीज़ें जो नाभिक से संबंधित हैं वो अपन इस बुक में पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है जो तीनों यूनिट्स हैं वो तो अपनी नाभिक से संबंधित यूनिट है। जो चौथी यूनिट है, जो अपनी 4th यूनिट है, वो बिल्कुल इन तीनों यूनिट से भिन्न है। 4th यूनिट है वो एक, मैं बोल सकता हूँ कि एक अलग पार्ट है अपनी नाभिकीय भौतिकी का, न्यूक्लियर फिजिक्स का। जो यूनिट नंबर 4 है वो बिल्कुल एक अलग हिस्सा है। इन तीनों में सिर्फ अपन नाभिक के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन जो यूनिट 4 है उसमें अपन बात करेंगे पार्टिकल्स के ऊपर, पार्टिकल फिजिक्स। जो यूनिट 4 है वो अपनी एक अलग फिजिक्स है और वो अपनी है पार्टिकल फिजिक्स। वो अपनी क्या है? पार्टिकल फिजिक्स है, यानी अपन बोल सकते हैं कण भौतिकी। क्या है भाई? कण भौतिकी है। अब पार्टिकल फिजिक्स में अपन किसका अध्ययन करेंगे? तो भाई पार्टिकल फिजिक्स में अपन पार्टिकल्स का अध्ययन करेंगे, कणों के बारे में अध्ययन करेंगे, कणों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। कण किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, कणों का व्यवहार किस प्रकार से होता है, किस किस प्रकार के कण होते हैं, कौन कौन से कण होते हैं, वो सभी कुछ चीज़ें अपन पार्टिकल फिजिक्स में जानेंगे और इन तीनों को अपन नाभिकीय फिजिक्स में जानेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अपनी जो यूनिट 4 है
वो बहुत ही शानदार यूनिट है, बहुत ही शॉर्ट यूनिट है, और अपन बोल सकते हैं कि भाई अपनी बुक से हटकर यूनिट है, या अपन बोल सकते हैं अपन एक अलग बुक के रूप में ये यूनिट है, अपनी बुक से बिल्कुल हट करके यूनिट है। तो बहुत ही शानदार यूनिट के साथ साथ आपको बता दूं बहुत शानदार मार्क्स भी कवर करती है, यानी 12 मार्क्स अकेली यूनिट ऑफ 4th कवर करती है। सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें केवल और केवल एक ही चैप्टर है। अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो केवल और केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इस यूनिट्स के अंतर्गत आता है। बाकी बचे जो चैप्टर 8 हैं, चैप्टर 8 बच गए हैं, यानी कुल चैप्टर 9 है और चैप्टर 8 हैं। 8 चैप्टर अपने 3 यूनिट्सों में समाहित है, तीनों यूनिट्स 8 चैप्टर को कवर कर रही हैं और एक अकेला चैप्टर 9 अपना केवल और केवल 4th यूनिट को कवर करके चल रहा है। यानी बहुत ही शानदार यूनिट है, केवल एक चैप्टर है। अगर आप एक चैप्टर कंप्लीटली और मन मस्तिष्क से अगर आप पढ़ लेते हैं तो 12 मार्क्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिएगा, आज अपन इसी यूनिट्स को कवर करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन अभी सर पे है और एग्जामिनेशन में अपन वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे जो कि अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में अपन वो चीज़ें पहले कवर अप करेंगे जो बहुत स्कोरिंग है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, बहुत शानदार और सबसे खास यूनिट है, सबसे सरल यूनिट है और बहुत ही प्यारी यूनिट है अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से इसको तो क्या ही नोट डाउन करोगे, इसको अपन क्या ही नोट डाउन करेंगे, चलो छोड़ो। हाँ, लिख लो, बुक का नाम तो लिख लो और बुक का नाम लिख के और इसमें मार्क्स 33 और ये भाई बुक का नाम लिख लो। मार्क्स अपने 33 से कवर करके चल रही है। पेपर नंबर 2 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इतनी आवश्यकता नहीं है कि अपन इन चीज़ों को पढ़े, लेकिन हाँ अब सुनो ध्यान से, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th यूनिट, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट डाल लो भाई 4th, नोटबुक पेन लेकर के बैठे होंगे ना, और उसमें आप चैप्टर अपना पढ़ने वाला है 9 और जो कि मार्क्स अपना कवर अप कर रहा है 12 मार्क्स अकेली यूनिट कवर अप कर रही है। इससे बड़ा शानदार, इससे सुनहरा अवसर तो क्या ही होगा। 12 मार्क्स अपन एक झटके में कंप्लीट कर चुके होंगे। तो एक बार आप नोट डाउन कर लें, तब तक के लिए मैं देख पाता हूं कि विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ख्याल से, और विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम फेज नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और ये यार वायर दिक्कत कर रही है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपन पार्टिकल फिजिक्स को, कण भौतिकी को। 4th यूनिट है अपनी पार्टिकल फिजिक्स की। ठीक है, और इसमें सबसे पहली बात अपन पढ़ रहे होंगे मूलभूत कण। हेडिंग डाल लो भाई, मूलभूत कण। पार्टिकल फिजिक्स जो कि अपनी 4th यूनिट है, और 4th यूनिट में अपन सबसे पहले जानेंगे मूलभूत कण के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। मूलभूत कण क्या होते हैं आपने 11th क्लास पढ़ी है, और 11th क्लास का 2nd चैप्टर हुआ करता था विमा और मात्रक का। विमा और मात्रक में अपन अक्सर एक मूल राशियों नाम का चैप्टर पढ़ा करते थे। तो मूल राशियाँ किसको बोलते थे कि जो अन्य राशियों से मिलकर ना बनी हो, जो अन्य राशियों से प्राप्त ना हो सके। तो मूलभूत कण भी वही है कि ऐसे पार्टिकल जो अन्य पार्टिकल से मिलकर ना बने हों, खुद के मतलब खुद का बेस उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, या खुद के ही अपने कण हैं, मतलब वो खुद अपने आप में एक बेस है। तो वो कण जो अन्य कणों से मिलकर के ना बने हों, उन कणों को अपन बोलते हैं मूलभूत कण। अब ऐसे कौन से कण है सर जो मूलभूत कणों की श्रेणी में आते हैं या अपन उनको मूलभूत कण बोलते हैं? तो मूलभूत कणों में देखो, अपना इलेक्ट्रॉन है, अपना प्रोटॉन है, अपना न्यूट्रॉन है, अपन बोलते हैं न्यूट्रिनो है, ये सब चीजें और अपने मूलभूत कणों में आती है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो, बहुत सारे कण हैं। तो ये सभी चीजें मूलभूत कणों में आती हैं। मूलभूत कण का मतलब क्या हो गया? जो अन्य कणों से प्राप्त ना किया जा सके, या वो अन्य कणों से मिलकर ना बना हो, खुद का एक अहम हिस्सा है इनमें, खुद अपने आप में एक पार्टिकल है, इनको बनाने में किसी और पार्टिकल का कोई योगदान नहीं है, ये खुद ही बने हैं। ठीक है, तो इन कणों को अपन बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण। तो हेडिंग डाल लो भाई मूलभूत कण, हेडिंग डाल लो मूलभूत कण, और उसमें लिखो
कि वे कण जो अन्य कणों से मिलकर न बने हों, वे कण जो अन्य कणों से मिलकर के न बने हों, उन्हें मूलभूत कण कहते हैं, उन्हें मूलभूत कण कहते हैं। और उसमें एग्जाम्पल डाल के और ये लिख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो। एग्जाम्पल डाल करके और इसमें लिख लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अपने न्यूट्रिनो। ये अपने हो गए मूलभूत कण। अब देखो, मूलभूत कण की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। मूलभूत कण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, इनका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, अपन फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुल 3 प्रकार का इनका वर्गीकरण है, 3 भागों में विभाजित है। अन्योन्य क्रिया के आधार पर, चक्रण के आधार पर और कण प्रतिकरण के आधार पर। अपने जो मूलभूत कण है वो, इसका वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। मूलभूत कण कुल 3 भागों में बटे हुए हैं। और 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भागों में एक तो है अन्योन्य क्रिया के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। दूसरा अपना है वो है स्पिन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, यानी चक्रण के आधार पर। और इसका तीसरा जो वर्गीकरण है वो है कण प्रतिकरण के आधार पर, कण प्रतिकरण के आधार पर। अपने जो मूलभूत कण हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से है। एक तो अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपने मूलभूत कण बटे होते हैं, एक अपने चक्रण के आधार पर मूलभूत कण बटे होते हैं, और कण प्रतिकरण के आधार पर अपने मूलभूत कण अलग अलग भागों में बटे होते हैं। तो मूलभूत कण का मतलब जो अन्य कणों से मिलकर के ना बने हों, उन्हें अपन मूलभूत कण कहते हैं। मूलभूत कण कुल 3 टाइप्स के होते हैं। अन्योन्य क्रिया के आधार पर हो गया, चक्रण के आधार पर हो गया, कण प्रतिकरण के आधार पर हो गया। अब देखो, सभी मूलभूत कण 3 टाइप्स में इनका वर्गीकरण हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ना है, पार्टिकल फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझना है, तो मान के चलेगा कि मूलभूत कणों के पार्टिकल्स से, यहाँ से के क्लासिफिकेशन से ही अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर यहीं से गति पकड़ेगा। अगर इन कणों का आपको वर्गीकरण का पता है, कौन कौन से कण किस बेस पे आ रहे हैं, जैसे अलग अलग कण अपन इनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अलग अलग कण अपन इनमें पढ़ेंगे, तो वो सभी कणों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। अभी आपको मैं एक सारणी बनाऊंगा और उस सारणी से आपको पता चलेगा कि पार्टिकल्स कितने हैं और कौन कौन से पार्टिकल किन किन क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इस सारणी को ध्यान में रखना है जो मैं अब बनाने वाला हूं। तो पहले लिख लो मूलभूत कणों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल लो और फिर अपन सारणी को समझते हैं। सबसे पहले आप इनका वर्गीकरण लिख लो। तो मूलभूत कणों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कणों का वर्गीकरण, मूलभूत कणों का वर्गीकरण, ये आप हेडिंग डाल लो। और उसमें आप तीनों ये डाल लो, अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपना क्लासिफिकेशन है, चक्रण के आधार पर और कण प्रतिकरण के आधार पर। इस प्रकार से यानी मूलभूत कण 3 प्रकार के पार्टिकल्स में बटे होते हैं, 3 प्रकार का इनका वर्गीकरण है, जिसमें फर्स्ट है अन्योन्य क्रिया के आधार पर, सेकंड है चक्रण के आधार पर और थर्ड है कण प्रतिकरण के आधार पर। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज में ही है, अपन चक्रण के आधार पर पहले देख लेंगे, अन्योन्य क्रिया के आधार पर बाद में देख लेंगे, कण प्रतिकरण के आधार पर अपन बाद में देख लेंगे। तो ऐसा है। और अगर आप चाहते हो सीक्वेंस में तो मान के चलेगा चक्रण के आधार पर फर्स्ट है, अन्योन्य क्रिया के आधार पर सेकंड डाल लो और कण प्रतिकरण के आधार पर थर्ड डाल लो, अगर आप चाहते हो सीक्वेंस में। वरना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला कि सीक्वेंस में बताओ, बस आपको पता होना चाहिए कि मूलभूत कण अपने 3 डिवाइड में है। मूलभूत कणों का जो क्लासिफिकेशन वो 3 पार्ट में है। फर्स्ट है इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, ये 3 इनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अब अपन एक सारणी बनाने वाले हैं और वो सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारणी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखते हैं क्या है। पार्टिकल्स क्या हैं भाई, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आज तक तो यही पार्टिकल पढ़े हैं, क्या इनके बारे में भी कोई पार्टिकल्स हैं क्या? तो वो पार्टिकल अपन जानते हैं तो चलेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं चक्रण के आधार पर।
पार्टिकल, और सबसे पहले अपन देखते हैं चक्रण के आधार पर। अब ध्यान से सुनना और समझना, और नोटबुक पेन को साइड रख दो। सबसे पहले समझने पे ध्यान दो। चक्रण के आधार पर अपने पार्टिकल्स को देख रहे हैं, जो अपने मूलभूत कण हैं। मूलभूत कण चक्रण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? मूलभूत कण चक्रण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो चक्रण के आधार पर अपने पार्टिकल्स कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला पार्टिकल्स होता है फर्मियोन। फर्मियोन पहला पार्टिकल होता है फर्मियोन। और दूसरा जो पार्टिकल होता है वो होता है बोसोन। चक्रण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन अपने पार्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, फर्मियोन और बोसोन। चक्रण के आधार पर अपने पार्टिकल्स 2 रूपों में बटे होते हैं, जिसको पहला रूप अपना फर्मियोन का है, दूसरा रूप अपना बोसोन का है। फर्मियोन कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, या कौन से कण जिनको अपन फर्मियोन में सम्मिलित करते हैं, वो कौन से कण हैं जिनको अपन बोसोन में सम्मिलित करते हैं? तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि वे कण जो 1/2 के विषम गुणित के रूप में आए, जिनका जो चक्रण है, स्पिन है। स्पिन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात सुनो, चक्रण। बाद में इनका वर्गीकरण तो अपन बाद में देखते हैं। सबसे पहले बात है स्पिन क्या होती है। एक अपने वर्ड आया स्पिन। चक्रण से मतलब क्या है? कणों का चक्रण मतलब क्या है, या फिर अपन इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है चक्रण। तो देखो चक्रण आपने अक्सर केमिस्ट्री में आपने इस प्रकार का ढांचा सुना है। ये क्या है? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनों का अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे अपने वीबीटी सिद्धांत है या सीएफटी सिद्धांत है, उसमें अपन कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है। या फिर आपको देखो कहीं आप जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं तो कुछ इस प्रकार से भरते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूं, बहुत ही आसान, जो कि आपने बहुत फट रखा है। अपन कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं, जैसे उनको अलग अलग डिब्बों में इस प्रकार से अपन भर रहे होते हैं। लास्ट वाले में 2 भर दिए और कुछ इस प्रकार से फिर डिब्बा पैक कर देते हैं। ये इनका चक्रण है, ये इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है। लेकिन सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसमें 2 हैं, यहाँ पे केवल 1 ही है, तो ये क्या चक्कर है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये 1-1 आ रहे हैं, ये यहाँ पे 2-2 आ रहे हैं। केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान मत दो, अभी अपन फिजिक्स के स्पिन को समझते हैं। इसका मतलब है अपना चक्रण है वो पूर्ण रूप से हो रहा है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का चक्रण है, जैसे इसमें यानी ये वाला साइन आ जाए ना, ये वाला साइन है, इसका मतलब जो चक्रण है वो पूर्ण रूप से हो रहा है। चक्रण पूर्ण रूप से क्या होता है, और चक्रण आधा कब होता है? देखो आपने अक्सर पेंडुलम को देखा होगा। जैसे मान के चलेगा ये अपना पेंडुलम है। पेंडुलम इसको मैं इसका स्पिन करा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। तो जैसे अपना मेरा मार्कर यहाँ से इस प्रकार से चला गया, तो ये इसका आधा स्पिन हो गया, और यहाँ से वापस आ गया, ये इसका पूरा स्पिन हो गया। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्रण करने का मतलब जैसे अपन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को गति करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गति करवा रहे हैं। कुछ पेंडुलम इस प्रकार से गति करता है, फिर वापस वो उसी दिशा में आता है। तो जब जिस पोजीशन से वो पार्टिकल चला है उसी पोजीशन पे वापस आए। जैसे यहाँ से पार्टिकल है वो गति कर रहा है, और गति करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, उसी स्थिति से जहाँ से वो गया है उसी स्थिति पे आ जाए, तो मान के चलेगा वो अपना स्पिन है वो कंप्लीट कर चुका है। यानी ये चक्रण है वो पूर्ण हो चुका है, ये अपना पूर्ण चक्रण है। लेकिन ये हाफ वाला क्या है? तो ये अपना अर्ध चक्रण है। जैसे पार्टिकल है वो गया, तो गया यहाँ पे ही रुक गया। अब पार्टिकल यहाँ पे रुक गया, मतलब ये आधा चक्रण पूरा किया है, वापस नहीं आया। पार्टिकल वापस ऊपर ही चला गया, यहीं पे रुक गया, वापस आया ही नहीं, अपनी पोजीशन के पास वापस आया ही नहीं। वापस नहीं आया तो इसका मतलब ये पार्टिकल है वो अर्ध चक्रण किया है, इसने पूरा चक्कर अपना पूर्ण नहीं किया है। तो अपन इस प्रकार से इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो फिर अक्सर आपको समझ में आया होगा कि सर अगर अर्ध चक्रण है तो मान के चलेगा अपन इसको इस प्रकार से क्यों नहीं डिनोट करते? भाई आप बोल रहे हो कि आधा चक्कर ये है और आधा चक्कर ये है, यही तो है भाई। कंप्लीट चक्रण का मतलब अपन इस प्रकार से ले रहे हैं, मतलब आधा चक्कर तो ये वाला पूरा कर रहा है, आधा चक्कर ये वाला पूरा कर रहा है। लेकिन अपन इसमें अर्ध चक्रण में साइन इस प्रकार से क्यों लेते हैं? साइन तो अपन इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ये भी अपना आधा चक्कर है। लेकिन कभी भी कोई पार्टिकल है वो नेगेटिव अपना है वो स्पिन पूरा नहीं करता है, नेगेटिव चक्रण उसका नहीं हो पाता है, क्योंकि पार्टिकल है वो यहाँ से गति कर रहा है मानो, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है ये अपना पॉजिटिव स्पिन है, ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव स्पिन है।
पार्टिकल वापस नीचे आ रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव स्पिन है। तो पार्टिकल भाई ऊपर जाएगा तभी तो वापस नीचे आएगा, बिना ऊपर गए वापस नीचे कहाँ आएगा। तो ऊपर जाएगा तो पार्टिकल की जो पोजीशन आए वो ये आएगी, क्योंकि ये वाली पोजीशन नहीं आ सकती डायरेक्टली। पार्टिकल नीचे कहाँ से आएगा, अगर ऊपर ही नहीं गया तो पार्टिकल नीचे कहाँ से आएगा। इसलिए अपन अक्सर ये वाला साइन कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी में भी, तो चलेगा। हाँ, तो चलेगा। स्पिन का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, स्पिन वास्तविकता में क्या होता है। चलेगा, अभी अपन पार्टिकल्स के ऊपर अपन बात कर रहे थे, तो पार्टिकल्स के ऊपर अपन बात करते हैं, सुनना ध्यान से। अब देखो फर्मियोन क्या है। फर्मियोन में मैंने क्या बताया कि फर्मियोन उन कणों को बोलते हैं जिनका चक्रण 1/2 का विषम गुणज होता है। 1/2 का विषम गुणज होता है। अब 1/2 का विषम गुणज होने का मतलब क्या है, मतलब इसमें केवल अर्ध चक्रण आएगा। जो स्पिन है ना अपना, वो केवल हाफ वाला स्पिन आएगा। जैसे 1/2 है तो 1/2 के लिए अपना स्पिन ये वाला हो गया। फिर 1/2 का विषम गुणज मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से अपना विषम संख्याएं चलती हैं। विषम संख्याओं में अपन 1/2 का देख रहे हैं तो भाई बटे में 2 लग जाएगा, यानी कुछ स्पिन इस प्रकार से आएगा। अब देखो 3/2 का स्पिन होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3/2 का मतलब डेढ़ होने का मतलब अपना स्पिन एक तो कंप्लीट, और इसके अलावा अपना स्पिन आ गया आधा। इसके अलावा अपना स्पिन क्या आ गया, आधा आ गया। 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो मतलब 2 स्पिन तो अपने कंप्लीट हो गए, 2 स्पिन तो अपने कंप्लीट हो गए, और ये तीसरे वाला क्या हो गया, आधा बच गया। इसी प्रकार से 7/2, 9/2, और ये मतलब एंड स्पिन इसमें आते चले जाएंगे। तो फर्मियोन का मतलब क्या हो गया, जो 1/2 के विषम गुणज के रूप में जो चक्रण आए, ऐसा स्पिन जो 1/2 के विषम गुणज के रूप में आए, विषम गुणज के रूप में आए, थोड़ा अटक रहा है, विषम गुणज के रूप में आए, तो वो हो गया अपना फर्मियोन। वो तो अपना क्या हो गया, फर्मियोन। फिर आता है बोसोन। बोसोन का मतलब क्या हुआ सर, बोसोन का मतलब भाई इसमें हाफ वाला आ रहा है तो इसमें पूरे वाला आ जाएगा, मतलब पूर्ण गुणज के रूप में आएंगे। इसमें जो भी चक्रण होगा वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। पूर्ण गुणज के रूप में मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ पूर्ण गुणज के रूप में होगा, यानी ये स्पिन कंप्लीट होगा। 0 का मतलब इसमें स्पिन नहीं हो रहा है, पार्टिकल जहां पे है वो वहीं पे ठहरा हुआ है, लेकिन ये क्या है, एक पूर्ण गुणज के रूप में है। 2 है तो 2 का मतलब 2 स्पिन वो कंप्लीट कर चुका होगा। 3 है तो वो 3 स्पिन कंप्लीट कर चुका होगा, लेकिन जो भी स्पिन आएगा वो पूर्ण गुणज के रूप में आएगा, स्पिन कंप्लीट हो रहा होगा। कोई भी पार्टिकल आधा अधूरा नहीं होगा, मतलब जैसे पार्टिकल शुरू हुआ है तो वो आगे जाएगा वापस पीछे आएगा, ये एक स्पिन हो गया, वापस इधर जाएगा वापस, तो ये 2 स्पिन हो गया। इस प्रकार से यानी अपना जो ये पार्टिकल होगा बोसोन में, वो कण आते हैं, वो पार्टिकल आते हैं जिनका जो स्पिन है वो पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा हो, और फर्मियोन में वो आते हैं जिसमें आधे अधूरे पार्टिकल हो, यानी आप देख पा रहे हो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जो विषम गुणज के रूप में है, या आधे पार्टिकल्स जिसमें आ रहा है जिसका स्पिन आधा ही हो पा रहा है, कंप्लीटली स्पिन उन पार्टिकल्स का नहीं हो रहा है, तो वो पार्टिकल्स अपने फर्मियोन में आते हैं, और जिनका स्पिन कंप्लीटली हो पा रहा है वो पार्टिकल्स अपने बोसोन में आते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा अभी इन चीज़ों को, और अब आपको पता चले तो कि सर फर्मियोन में ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो विषम गुणज के रूप में आते हैं जिनका स्पिन आधा अधूरा रहता है। तो इसमें अपना आता है इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, ये सब जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब फर्मियोन में आते हैं। और सर बोसोन में ऐसे कौन से पार्टिकल हैं जिनका जो स्पिन है वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इसमें अपना फोटोन आ गया, पायोन आ गया, जो ये पार्टिकल्स हैं। फोटोन तो आप सभी ने नाम सुना होगा। फोटोन अपने जो प्रकाश के जो पार्टिकल्स, अपने प्रकाश में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रकाश को अगर डिवाइड करें तो आगे वो फोटोन के रूप में होता है, तो ये वो वाला फोटोन है। और पायोन आपने पहली बार नाम सुना होगा, तो पायोन के ऊपर अपन आगे और परिचर्चा करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये अपना चक्रण के आधार पे और जो पार्टिकल्स है उनका वर्गीकरण हो गया,
On the basis of spin or particles is two types. First one is fermion and second one is boson. और fermion क्या होते हैं, boson क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलेगा, बिना किसी देरी के उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं और अपन आगे क्रिया जो अपनी आगे वर्गीकरण है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो चक्रण के आधार पर। सबसे पहले हेडिंग डाल लो अपने जो मूलभूत कणों का वर्गीकरण चल रहा था, और मूलभूत कणों का वर्गीकरण में अपन ने 3 टाइप्स डाल लिए थे, वो वहां तक आप कंप्लीट कर दो। और उसमें फर्स्ट हेडिंग डाल दो चक्रण के आधार पर, और चक्रण के आधार पर और उसे 2 भागों में विभाजित कर दो, फर्मियोन और बोसोन। चक्रण के आधार पर, और चक्रण के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित कर दो, फर्मियोन और बोसोन। फर्मियोन और बोसोन। अरे भाई ठीक है। और फर्मियोन में लिखो भाई, फर्मियोन में लिखो कि वह कण जिसका चक्रण, वह कण जिसका चक्रण या वह मूलभूत कण, ऐसे लिख लो बहुत अच्छा रहेगा। वह मूलभूत कण जिसका चक्रण 1/2 का विषम गुणज के रूप में होता है। वह मूलभूत कण जिसका चक्रण 1/2 के विषम गुणज के रूप में होता है, फर्मियोन कहलाता है। विषम गुणज के रूप में होता है, फर्मियोन कहलाता है। और एग्जाम्पल्स के रूप में लिख लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और विषम गुणज के रूप में लिख लो भाई 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। ये नीचे लिख लो विषम गुणज के रूप में जो संख्याएं आ रही हैं इनको नीचे लिख लो भाई। यानी विषम गुणज के रूप में जैसे इस प्रकार का अपना चक्रण आ रहा होगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से संख्याएं क्या होती चली जाएंगी, डैश आगे तक चलती चली जाएगी। तो ये तो अपना हो गया फर्मियोन, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा, चलेगा। अभी सेकंड हेडिंग डाल लो बोसोन। सेकंड अपनी हेडिंग डाल लो बोसोन। इसी में अपना सेकंड आपने बोसोन डाला है, इसमें बोसोन में लिखो वह मूलभूत कण जिसका चक्रण, वह मूलभूत कण जिसका चक्रण पूर्ण गुणज के रूप में होता है। वह मूलभूत कण जिसका चक्रण पूर्ण गुणज के रूप में होता है, बोसोन कहलाता है। वह मूलभूत कण जिसका चक्रण पूर्ण गुणज के रूप में होता है, बोसोन कहलाता है। और इसमें 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे चला दो लाइन को, 0 1 2 3 4, फिर डैश आगे चलता चला जाएगा। और एग्जाम्पल के रूप में लिख लो फोटोन, पायोन इत्यादि। इसमें अपना जो बोसोन है, बोसोन पार्टिकल आ रहे होंगे, फोटोन आ रहा होगा, पायोन आ रहा होगा, ये सब कुछ अपने बोसोन में आ रहे होंगे। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन सेकंड हेडिंग के ऊपर बढ़ते हैं, उसका सेकंड वर्गीकरण अपन देख रहे होंगे। और सेकंड वर्गीकरण अपन देखते हैं अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपने पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं वो पार्टिकल्स अपन जानते हैं, तो चलेगा। सेकंड हेडिंग डाल लो अन्योन्य क्रिया के आधार पर। सेकंड हेडिंग डाल लो भाई अन्योन्य क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपने पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो अन्योन्य क्रिया तो अपनी जो इंटरेक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वीक इंटरेक्शन और एक होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। एक तो होती है प्रबल अन्योन्य क्रिया और एक होती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया। तो अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपन जो वर्गीकरण करेंगे वो 2 प्रकार से करेंगे, ध्यान से सुनना, समझना। एक तो वर्गीकरण होगा प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर। भाई अपनी इंटरेक्शन 2 प्रकार की होती है। अपनी जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जो कि आपने पढ़ रखी हैं, वो अन्योन्य क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रबल अन्योन्य क्रिया और एक होती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया। तो प्रबल अन्योन्य क्रिया, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो अपन देखते हैं प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और जो सेकंड वाला जो वर्गीकरण है वो अपन देखते हैं दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर। दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर,
दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर। पहला वर्गीकरण हो गया प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर, और दूसरा वाला वर्गीकरण हो गया वो दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर। प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर कौन से पार्टिकल्स आते हैं और दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर कौन से पार्टिकल्स आते हैं, ये देखना, ध्यान से सुनना। अब देखो, प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो पार्टिकल आता है वो इसमें आता है हेड्रोन। अपन अन्योन्य क्रिया के आधार पर मूलभूत कणों का वर्गीकरण देख रहे हैं। अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपने मूलभूत कण दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एंड सेकंड वन इज दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ वीक इंटरेक्शन। प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपन जो पार्टिकल देख रहे हैं वो अपना है हेड्रोन, और दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपन जो पार्टिकल आएगा इसमें आएगा लेप्टोन। प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर पार्टिकल हेड्रोन आएगा, और दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो पार्टिकल आएगा वो आएगा लेप्टोन। लेप्टोन के केवल और केवल 3 सदस्य हैं। एक तो लेप्टोन में आता है इलेक्ट्रॉन, एक लेप्टोन में आता है टो, और एक आता है म्यू जो कि माइनस, यानी तीनों नेगेटिव वाले, तीनों वीक हैं तो वीक आएंगे तो भाई नेगेटिव वाले आएंगे। जिनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, ऋणात्मक संख्या तो वो छोटी होती है ना, तो नेगेटिव वालों के पास, बेचारों के पास कुछ नहीं है, नेगेटिव लोग आएंगे। अरे अक्सर नेगेटिव लोग ही दुर्बल होते हैं। स्ट्रॉन्ग तो जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे या फिर जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनका काम बुराई करने का है, उन नेगेटिव लोगों को अक्सर अपन वीक की श्रेणी में रखते हैं, कमजोर लोगों की श्रेणी में रखते हैं। और जो कोई बुराई नहीं करते हैं, बिल्कुल अपने किसी की बड़ाई भी नहीं की, किसी की बुराई भी नहीं की, तो वो वाले व्यक्ति अपने क्या होते हैं, प्रबल होते हैं कि भाई ये बंदा कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलेगा तो अपन क्यों उसको रखेंगे। या फिर जो अक्सर अच्छाइयों के बारे में देखते हैं, अक्सर व्यक्तियों में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो वो अपने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होंगे, उन्हें अपन एक अच्छा योगदान देंगे, अच्छा समाज में उनका एक योगदान रहेगा। तो ये अपने प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर हेड्रोन हो गया, और इसमें लेप्टोन। लेप्टोन के 3 सदस्य हैं, इलेक्ट्रॉन, टो और म्यू। इलेक्ट्रॉन और इनके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल्स होगा, अपन जो इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल ले रहे होंगे वो एंटी इलेक्ट्रॉन भी इसमें आएगा। इसमें एंटी टो, ये इसके प्रतिकण हैं, ये तीनों के प्रतिकण, यानी ये म्यू माइनस था, म्यू माइनस का प्रतिकण क्या हो गया, म्यू प्लस हो गया, यानी इनकी सबकी नेगेटिव चिन्ह हट गया। प्रतिकण का मतलब क्या होता है, जैसे माइनस का प्रतिकण हो जाएगा प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन का जो अपन अक्सर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, यानी माइनस से क्या हो गया, प्लस में बदल गया। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, टो और म्यू, इन तीनों के प्रतिकण क्या हो गए, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी टो और एंटी म्यू। ठीक है, तो ये इसके तीनों प्रतिकण हो गए। तो इसमें केवल 3 सदस्य हैं और उसके तीनों एंटी। ओके, तो वो तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, और दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं का वर्गीकरण यहीं पे खत्म हो जाता है। दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, बस इतना यहाँ पे दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं का काम है। प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में देखेंगे तो प्रबल अन्योन्य क्रियाएं हैं वो कुल 2 प्रकार से होती हैं। जो अपना हेड्रोन होता है, वो हेड्रोन वो 2 पार्टिकल्स में बंधा होता है, 2 पार्टिकल्स में बटा होता है। एक तो होता है मेसोन में और एक होता है बेरियन में। अपना जो हेड्रोन होता है वो 2 पार्टिकल्स के रूप में होता है, मेसोन और बेरियन। बेरियन वास्तविकता में क्या होते हैं, फर्मियोन होते हैं। बेरियन नंबर अपन किसको बोलते हैं, फर्मियोन को। बेरियन वास्तविकता में क्या होते हैं, फर्मियोन होते हैं, और मेसोन वास्तविकता में क्या होते हैं, बोसोन। यानी मेसोन है वो बोसोन से मिलकर बना होता है। जो ये हेड्रोन के अपन ने 2 पार्टिकल्स के हेड्रोन को 2 भागों में विभाजित किया, मेसोन और बेरियन। मेसोन तो बोसोन से मिलकर के बने होते हैं, और बेरियन फर्मियोन से मिलकर के बने होते हैं। फर्मियोन और बोसोन दोनों के ऊपर अपन ने चक्रण के आधार पर देखा था, तो ये वही चीजें हैं। ठीक है, अब देखो मेसोन कुल 3 भागों में विभाजित होता है। अपन मेसोन के सदस्य की बात करें, या मेसोन के कुल 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र हैं, इसमें एक तो आ गया कायोन, दूसरे वाला आ गया पायोन, और तीसरे वाला पुत्र आ गया ईटा। कायोन के 2 बेटे हैं, एक तो है K+ वाला और एक है K0 वाला। कायोन के 2 बेटे हैं, K+ और K0। पायोन के 3 बेटे हैं, पाई प्लस
पाई माइनस और पाई 0, ये पायोन के 3 बेटे हैं। और ईटा में केवल अकेला है ईटा 0। ठीक है, ये अपना मेसोन का यहां तक कंप्लीट हो गया। प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर अपन हेड्रोन को देख रहे हैं। हेड्रोन कुल 2 भागों में, 2 पार्टिकल्स में बटा होता है, मेसोन और बेरियन। मेसोन वास्तविकता में किससे मिलकर बने होते हैं? बोसोन से मिलकर बने होते हैं। और बेरियन वास्तविकता में किससे मिलकर बने होते हैं? वो फर्मियोन से मिलकर के बने होते हैं। मेसोन फिर अपने 3 बेटों को जन्म देता है, या मेसोन के आगे चल करके जो विभाजन होता है, आगे चल करके जो सदस्य बढ़ते हैं वो 3 होते हैं, कायोन, पायोन, ईटा। कायोन के फिर 2 बेटे हो गए, के प्लस और के 0। पायोन के 3 बेटे हो गए, एक बेटा, एक बेटी और एक 0 वाला हो गया। ठीक है, ईटा अपना एक अकेला है, 0 है। ठीक है, अब बेरियन की अपन बात कर रहे हैं। बेरियन, तो बेरियन कुल 2 भागों में विभाजित होता है। मेसोन तक यहां तक कंप्लीट है। अब देखो बेरियन को ध्यान से सुनना। बेरियन है वो अपने 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है न्यूक्लियन। बेरियन में फिर 2 सदस्य आते हैं, एक तो आता है न्यूक्लियन और एक आता है हाइपरॉन। न्यूक्लियन तो आपको सभी को पता है कि जो न्यूक्लियस में उपस्थित कण होते हैं उनको न्यूक्लियन बोलते हैं। और न्यूक्लियस यानी नाभिक में अपने सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन न्यूक्लियन बोलते हैं। जो नाभिक में उपस्थित जो कण होते हैं ना, उन्हीं को न्यूक्लियन बोला जाता है। नाभिक में उपस्थित सिर्फ 2 ही कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से अपन न्यूक्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियन तो अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। हाइपरॉन, हाइपर है ये भाई, हाइपर है तो ये तो भाई हाइपर है, तो 4 बेटों को जन्म देगा ये हाइपर। 4 कौन कौन से आएंगे? 4 सदस्य इसके कौन कौन से आएंगे? मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इसमें एक तो आएगा सिग्मा, एक आएगा लैम्डा, एक आएगा ओमेगा और एक आएगा काई, या उसको अपन जाई भी बोलते हैं, या इसको अपन कैस्कोड भी बोलते हैं, कोस्केड। इंग्लिश में अपन उसको कोस्केड भी बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, सिग्मा अपने 3 बेटों को जन्म देता है। सिग्मा 3 बेटों को जन्म देता है, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा 0। ये सिग्मा के 3 पुत्र हो गए। लैम्डा एक अकेला है, लैम्डा 0, या फिर आप बड़ा लैम्डा भी लिख सकते हो आप इसमें, लैम्डा 0, या इसको ये छोटे वाला लैम्डा है, ये बड़े वाला लैम्डा है, ये तो आपको पता ही होगा। ओमेगा एक ये विचित्र प्राणी है, ओमेगा माइनस, केवल एक ही होता है लेकिन माइनस में होता है, ये विचित्र होता है और वास्तविकता में ये विचित्र होता है। अपने पार्टिकल फिजिक्स में ये ओमेगा है ना, वास्तविकता में विचित्र होता है और इसकी विचित्रता आप आगे चल करके पढ़ोगे, कितना विचित्र प्राणी है ये, अपन आगे देखेंगे। कोस्केड, तो कोस्केड का साइन कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें एक तो -1 वाला आता है और कोस्केड में एक अपना 0 वाला आता है, यानी 2 सदस्य अपने कोस्केड के हो जाते हैं। ये अपना पूरा का पूरा वर्गीकरण हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और ये वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल एग्जामिनेशन की दृष्टि से बल्कि पार्टिकल फिजिक्स को समझने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस वर्गीकरण को एक बार दोबारा रिवाइज कराना चाहूँगा, एक बार दोबारा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये वर्गीकरण आपको आता है तो मान के चलिएगा पार्टिकल फिजिक्स की बल्ले बल्ले है। पार्टिकल फिजिक्स में किसी प्रकार का और कोई दिक्कत नहीं आएगा। चैप्टर 9 यूँ कब बातों में पूरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और मान के चलेगा इस वर्गीकरण में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह गया, वर्गीकरण आपको नहीं पता है कौन सा कण किस में आएगा, अगर ये नहीं पता है तो धक्के खाते फिरोगे। तो ध्यान से सुनना, इंटरेक्शन के आधार पर अपन वर्गीकरण देख रहे हैं, अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपन कणों का वर्गीकरण देख रहे हैं। अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपने कण 2 होते हैं, प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर और दूसरा अपन दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर। 2 अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर देखते हैं। प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपना हेड्रोन आता है, दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर लेप्टोन आता है। भाई क्रिया ही दुर्बल है, अब दुर्बल हो वीक है तो लेप्टोन, अब लेप्टोन बोलो, लेप्टोन बिल्कुल एकदम मरा ऐसा शब्द है। और एक हेड्रोन बोलो तो मतलब यूँ जज्बात खुलते हैं यार, हेड्रोन बोलते हैं तो मतलब एक अंदर से फील आता है हेड्रोन। और एक बोलो लेप्टोन, तो लेप्टोन तो भाई वीक है, तो वीक रहेगा तो दुर्बल सा एक छोटा सा नाम आएगा। और हेड्रोन मतलब एक भयंकर तरीके से मतलब धधराहट से उठ रहा है। अब देखो लेप्टोन भाई वीक है, वीक आदमी है, कमजोर आदमी है, पैसे ही नहीं है, बेचारा मेरी तरह गरीब है लेप्टोन है।
गरीब है, दुर्बल अन्योन्य क्रिया है, गरीब है एक प्रकार का। गरीब है तो भाई शादी कहाँ से होगी? इलेक्ट्रॉन की शादी हो गई, इलेक्ट्रॉन के 3 बच्चे हो गए, इलेक्ट्रॉन टो और म्यू माइनस, बस यहीं तक काम फिनिश, परिवार फिनिश हो गया इलेक्ट्रॉन का। आगे शादी नहीं हुई। आपको पता है बिना पैसे और जॉब भी नहीं लगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा तो भाई इनकी शादी कहाँ से होगी? तो इलेक्ट्रॉन का तो यहीं पे सत्यानाश हो गया। म्यू माइनस लास्ट वाला पुत्र था और म्यू माइनस लास्ट वाले पुत्र पे इसका और यहाँ पे जो वंश था वो खत्म हो गया। अब हेड्रोन तो भाई प्रबल अन्योन्य क्रिया है, इसके पास तो पैसे हैं, इसके पास तो दम है, और दम है तो भाई 2 बेटे हुए। एक तो बोसोन के लिए हो गया मेसोन, बोसोन के आधार पर हो गया, और एक अपने फर्मियोन के आधार पर बेरियोन हो गया। 2 बेटे हो गए मेसोन और बेरियोन। पैसे थे तो मेसोन की भी इसने शादी करा दी। पैसे हैं तो भाई आप करा सकते हो ना भाई। पैसों को देख करके मेसोन की भी शादी हो गई और मेसोन के 3 बेटे भी हो गए, कायोन, पायोन और ईटा। मेसोन के 3 बेटे भी हो गए, कायोन, पायोन और ईटा। पैसे हैं, पैसों का खेल है भाई। कायोन की भी शादी हो गई, कायोन की शादी हुई और K+ और K0 2 बेटे हो गए। पायोन की भी शादी करा दी और 3 बेटे इसके हो गए। और ईटा की शादी कराई तो ईटा ने फुल स्टॉप लगा दिया। ईटा 0, एक ही सदस्य। बाद में पैसे खत्म हो गए भाई। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत है। कितनी बोरियां थी इसके पास, तो बोरिया यहाँ तक। ईटा 0 यानी मेसोन की जो भाई हेड्रोन के 2 बेटे थे तो आधा तो मेसोन ने ले लिया और आधा बेरियोन ने ले लिया। मेसोन वाले का तो वंश यहीं पे ईटा 0 के लगा के और खत्म हो गया। बस मेसोन के पास इतना ही है, मेसोन के पास कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं बचा तो ईटा 0 एक बेटा है। बेटा तू कमा के खाए ठीक है, घूमे फिरे नाचे, तू कुछ भी कर, हमें कोई मतलब नहीं है। तू तेरे अब आगे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि अपने पास ना तो गवर्नमेंट जॉब है और ना ही पैसे है। तो ईटा 0 पे यहाँ पे समापन हो गया। बेरियोन के भाई ऐसे कैसे हो सकता, अपने पास पैसे हैं, मैं बिजनेस करूंगा। ये थोड़ा बिजनेस लाइन में चला गया। पहला बेटा हुआ न्यूक्लियन ये गलत निकल गया, मतलब बिजनेस लाइन में चला लेकिन इसने बस पैसे, हरामी था तो पैसे उड़ाए, तो न्यूक्लियन यहीं पे समाप्त हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें इसमें ये आते हैं। दूसरे वाला बेटा हाइपरॉन था, मतलब हाइपर था। अब हाइपर इसका ऑन है, मतलब हाइपर आदमी है भाई, पैसे कमाएगा, बच्चों की शादी करेगा, उसके बच्चों की शादी करेगा। हाइपरॉन की शादी हुई, शादी होते ही भाई 4 बच्चे पैदा हो गए, सिग्मा, लैम्बडा, ओमेगा, काई या जाई। 4 बच्चे कौन कौन से पैदा हो गए? सिग्मा, लैम्बडा, ओमेगा, काई या जाई, ये 4 बच्चे पैदा हो गए। इनकी भी शादी करा दी। हाइपर है ना भाई, पैसे हैं तो भाई खेल देखो। सिग्मा की शादी कराई, सिग्मा के 3 बच्चे हो गए, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, सिग्मा के 3 बच्चे हो गए। लैम्बडा बेचारा थोड़ा मरा हुआ था, उसको थोड़ा कम पैसे दिए तो लैम्बडा 0, इसका एक ही बेटा था। फिर बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा रहे तो तू तो विचित्र है, तू तो अक्सर विचित्र रहेगा, तो ये माइनस को लेकर के अकेला है। मतलब ये सब तो देखो, अकेला जो भी व्यक्ति आया है, अकेला जो भी सदस्य आया है, चाहे आप लैम्बडा 0 की बात कर लो, चाहे आप पाई 0 की बात कर लो, ईटा 0 की बात कर लो, अकेला जो व्यक्ति आया है, जैसे ईटा 0 अकेला आया है, अपना लैम्बडा 0 है वो अकेला आया है, तो अकेला तो 0 में आया है, लेकिन ओमेगा अकेला माइनस में आया है, मतलब विचित्र है। पूरी अन्योन्य क्रिया में ये ओमेगा विचित्र है। फिर बात की यार काई या जाई, इसकी भी शादी कराई, इसके भी 2 बच्चे, काई -1 और काई 0, ये पैदा हो गए। और अपने अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो भी अपने इंटरेक्शन पढ़ी है, जो भी आपने पार्टिकल्स पढ़े हैं, वो इस प्रकार से कंप्लीट हो गए। इनकी शादी हो गई और अब बाद में फुल स्टॉप लग गया। अभी इनके पास कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए, और ये मतलब बाबा जी बने फिरते हैं। इनको मतलब धूना खोल दिया और ये बाबा जी बने फिरे हैं। अब सुनो ध्यान से, इन चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लें और फिर इनकी परिभाषा को समझें। एक बार मैं इसी सारणी में आपको परिभाषाएं कुछ लिखाऊंगा तो उनकी परिभाषाओं को समझ सकते हैं अपन। अब देखो, इस सारणी से आपको हर एक चीज़ खुल गई होगी। अभी मुझे नहीं लगता कि किसी थ्योरी की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको कोई पूछे मेसोन क्या है, तो वे मूलभूत कण जो बोसोन से मिलकर बने हैं। भाई मेसोन क्या है? वे मूलभूत कण जो बोसोन से मिलकर के बने होते हैं वो मेसोन कहलाते हैं। आपको पूछे बेरियोन क्या है, तो वे मूलभूत कण जो फर्मियोन से मिलकर के बने होते हैं वो क्या होते हैं? बेरियोन होते हैं। आपको कोई पूछ ले कि न्यूक्लियन किसे बोलते हैं, कि नाभिक के जो सदस्य हैं
या नाभिक में पाए जाने वाले जो कण हैं उनको अपन न्यूक्लियन बोलते हैं। और नाभिक में दो ही तो कण पाए जाते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित कणों को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। आपको पूछे हाइपरॉन, भाई न्यूक्लियन से बारी है ना, अरे भाई हाइपरॉन ने तो शादी कर रखी है, उनकी भी शादी कर दी, उनके बच्चे हो गए। न्यूक्लियन हाइपरॉन की खुद की शादी हो गई, फिर इसके बच्चे हो गए और उनके भी बच्चे हो गए, मतलब उनकी भी शादी करा दी। तो हाइपर है भाई न्यूक्लियन से। तो जो कण न्यूक्लियन से बारी हो, न्यूक्लियन से बारी है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये देखो ये पूरा पैराग्राफ दिखाई पड़ रहा है, ये हाइपरॉन का ही तो है। मतलब जो कण न्यूक्लियन से बारी हो वो क्या होता है, हाइपरॉन होता है। जो कण न्यूक्लियन से बारी होता है वो अपना हाइपरॉन होता है। लेप्टॉन, तो लेप्टॉन का तो क्या ही पूछेगा भाई, इसमें 3 पार्टिकल्स हैं। तो ये सारी की सारी यहाँ से थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, सारे वर्गीकरण कंप्लीट हो चुके हैं। और अक्सर जितने भी माइंड में भ्रांतियां आपकी पैदा हो रही हैं वो यहीं पे मेरे ख्याल से नस्ते नाबूद हो चुकी होंगी। अभी आप 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, इस सारणी को ऐसे कैसे आप नोट डाउन कर ले भाई, जल्दी से फटाक से इस सारणी को और यूं ही नोट डाउन कर ले भाई। होपफुली भाई नोट डाउन कर लिया होगा, चलेगा। अभी आप कुछ इनकी डेफिनेशंस हैं, बहुत ही सिंपल। जैसा कि आप कोई पूछ रहे हेड्रोन क्या है, तो आप बोलोगे जो प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित हो वो हेड्रोन कहलाता है। आपको कोई पूछ लेगा लेप्टॉन क्या है, अरे भाई जो मूलभूत कण है वो दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित हो तो वो लेप्टॉन कहलाता है। तो चलेगा, लिखेगा इनके नीचे एरो डाल के और कुछ परिभाषाएं आपको लिखा दूं तो ताकि आपको थोड़ा आगे याद रहे, थोड़ा ध्यान में रहे। बट मान के चल रहा हूँ कि ये डेफिनेशंस आपको यहीं पे क्लियर हो गई होंगी। चलेगा, फर्स्ट अपन देखते हैं हेड्रोन क्या होता है। तो लिख लो कि वे मूलभूत कण जो प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित हों, वे मूलभूत कण जो प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित हों हेड्रोन कहलाते हैं। वे मूलभूत कण जो प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित हों हेड्रोन कहलाते हैं। और लेप्टॉन के लिए लिखो भाई, नीचे डैश लगा के लिखो कि वे मूलभूत कण जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित हों, वे मूलभूत कण जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित हों लेप्टॉन कहलाते हैं। जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित हों लेप्टॉन कहलाते हैं। फिर लिख लो भाई मेसॉन के बारे में लिख लो कि वे हेड्रोन कण, कौन से कण, मेसॉन कौन से कण है भाई, हेड्रोन कण। तो वे हेड्रोन कण जो बोसॉन होते हैं, वे हेड्रोन कण, अरे भाई मेसॉन और बेरियन वास्तविकता में हेड्रोन के ही तो पार्टिकल हैं, हेड्रोन के ही तो क्लासिफिकेशन है इसमें। तो वे वे हेड्रोन कण जो बोसॉन होते हैं, वे हेड्रोन कण जो बोसॉन होते हैं मेसॉन कहलाते हैं। वे हेड्रोन कण जो बोसॉन होते हैं मेसॉन कहलाते हैं। और फर्मियोन या बेरियन में लिखो
कि वे हेड्रोन कण, नीचे डैश लगा के लिख लो, वे हेड्रोन कण जो फर्मियोन होते हैं, वे हेड्रोन कण जो फर्मियोन होते हैं बेरियन कहलाते हैं। वे हेड्रोन कण जो फर्मियोन होते हैं बेरियन कहलाते हैं। इसके अलावा आप लिख लो न्यूक्लियन की हेडिंग डालो, न्यूक्लियन हेडिंग डाल के लिख लो, हेडिंग डालो न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन में लिखो कि नाभिक में उपस्थित कणों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। नाभिक में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। इस प्रकार से लिख लो, नाभिक में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियन कहते हैं, नाभिक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ही न्यूक्लियन में। और फिर नीचे हेडिंग डालो हाइपरॉन, हेडिंग डालो हाइपरॉन, और हाइपरॉन में लिखो कि वे बेरियन जो न्यूक्लियन से भारी होते हैं। बेरियन ही तो है, अरे वास्तविकता में हाइपरॉन किसका पार्ट है? बेरियन का है। तो वे बेरियन कण जो न्यूक्लियन से भारी होता है, भारी है भाई, इसने दिखा रखा है, यहाँ पे शो ऑफ कर रखा है ना भारी, बिल्कुल है। तो वे बेरियन कण जो न्यूक्लियन से भारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइपरॉन कहलाते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज जो मैं लिखूंगा और फिर अपन क्लास को एंड करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन एक चीज देख रहे हैं, एकक। तीन चीजें इसमें अपन छान लेते हैं, द्विक और त्रिक। एकक कण कौन से हैं, द्विक कण कौन से हैं, और त्रिक कण कौन से हैं। यानी इसको अपन सिंगलेट भी बोल सकते हैं, इसको अपन डबलेट भी बोल सकते हैं, और इसको आप ट्रिपलेट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, एकक कण का मतलब इस अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो अपने पार्टिकल्स देखे हैं उसमें आपको छांटना है कि इसमें एकक कण कौन से हैं, द्विक कण कौन से हैं, और त्रिक कण कौन से हैं। अब एकक कण का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी पार्टिकल जो केवल एक हो। इस पूरे वर्गीकरण में ऐसे कौन कौन से पार्टिकल हैं जो केवल सिंगल रह गए बेचारे, जिनकी कोई शादी नहीं हुई, यूं ही घूमे फिरे हैं, बस पैदा होने के लिए, केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, उनको अपन बोलेंगे एकक। जो केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, जिनकी कोई शादी नहीं हुई, सिर्फ सिंगल बने फिरते हैं, तो वो एकक हो गए। द्विक का मतलब जो दो हों, जिन्होंने शादी की है यार, वो द्विक, जिनमें यानी ऐसे कोई पार्टिकल्स जो दो समूह के रूप में हो, जो दो हों। कोई भी पार्टिकल जिसका जो पार्टिकल का जो वर्गीकरण है वो दो समूह के रूप में हो, तो वो द्विक हो गया। त्रिक जिसमें तीन प्रकार के पार्टिकल्स एक साथ मिल रहे हो, जिसका क्लासिफिकेशन है। अब देखो, एकक एग्जांपल देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकक, यहाँ पे आपको सिंगल कोई हेड्रोन में, मेसोन में कोई सिंगल नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर ईटा है ना बेचारा, अकेला ही घूमता फिर रहा है। तो एकक अपना कौन सा आ गया? एकक अपना आ गया यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे इसको तो मैं हटा रहा हूं एक बार, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एकक, द्विक और त्रिक को, है ना? ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले अपन देखते हैं एकक को, सिंगलेट को। सिंगलेट आप कहोगे सर एक तो ईटा हो गया, ये बेचारा सिंगल ही पड़ा है। बेरियन में देखो कोई एकक है क्या? नहीं सर, इसमें तो कोई नहीं है। बेरियन में, न्यूक्लियन में कोई नहीं है ना एकक, आपको कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं है सर। हाइपरॉन में देखो, हाइपरॉन में सिग्मा, अरे कहाँ एकक है भाई? लैम्बडा, अरे ये तो बेचारा अकेला ही है। लैम्बडा तो केवल, लैम्बडा का तो एक ही सदस्य है, तो लैम्बडा का सदस्य एक है, तो लैम्बडा अपना क्या हो गया? एकक हो गया, जिसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। फिर देखो ओमेगा, अरे ये भी तो हर सिंगल पड़ा है भाई, और ये तो विचित्र और है, साथ ही साथ विचित्र और है, तो ये ओमेगा। ओमेगा का साइन आपको कुछ इस प्रकार से भी मिल सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा। इसके बाद में आप देखो कैस्कोड वगैरह कुछ में कहीं एकक नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो एकक ये अपने तीन हो गए, ईटा हो गया, लैम्बडा हो गया, ओमेगा हो गया। फिर अपन देखते हैं द्विक। द्विक पार्टिकल कौन से हैं? अक्सर ऐसा पूछा जा सकता है, आपको पार्टिकल्स दे देगा या आपको पूछ लेगा अन्योन्य क्रिया के आधार पर, बताइए एक एक पार्टिकल कौन से हैं, सिंगलेट पार्टिकल कौन से हैं, डबलेट पार्टिकल कौन से हैं, या ट्रिपलेट पार्टिकल कौन से हैं। तो ये आना चाहिए आपको, ये सारणी अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। अब देखो, जैसे आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो द्विक में,
द्विक में बताओ दो दो कौन से हैं? मेसोन में चलो, मेसोन में चलोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, कायोन। कायोन में दो पार्टिकल है ना भाई, कायोन में सिर्फ दो ही तो पार्टिकल है, तो अपना कायोन आ गया, वो द्विक में आ गया जिसमें दो पार्टिकल्स हैं और दो पार्टिकल्स अपने K+ और K0 आ गया। ठीक है। पायोन में देखो भाई, पायोन में तो तीन है, नहीं है। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन में तो पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन ये तो वास्तविकता में नाभिक की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स तो विभाजित नहीं है, इसमें तो दो ही है लेकिन पार्टिकल्स विभाजित नहीं है, दोनों का सेम नेचर है, नहीं आएगा। हाइप्रोन की बात करें, हाइप्रोन में आप देखोगे सिग्मा, सिग्मा में तो तीन है, नहीं चलेगा सर। लैम्बडा ये तो सिंगल है, सिंगल में आ गया। ओमेगा सिंगल में आ गया। काई या जाई, बिल्कुल इसमें दो पार्टिकल्स हैं, काई या जाई इसमें दो पार्टिकल हैं, तो ये आ जाएगा एक कोस्केड, जिसको अपन काई या जाई भी बोलते हैं। और इसमें लिख लो भाई, एक तो आ गया काई -1 वाला और एक आ गया काई 0 वाला। ठीक है, एक आ गया काई 0 वाला। इसके अलावा आपको कोई डबल एट पार्टिकल नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। अब अपन देखते हैं त्रिक, यानी ट्रिपलेट पार्टिकल कौन सा है। ट्रिपलेट पार्टिकल कौन सा है वो देखो भाई। हेड्रोन में, हेड्रोन में सबसे पहले ढूंढोगे तो भाई पायोन बच गया, वो ट्रिपलेट ही तो बचा है। तो एक तो हो गया अपना पायोन जिसमें 3 पार्टिकल्स हों, और 3 पार्टिकल्स कौन सा हो गया, एक तो पाई+ हो गया, एक पाई- हो गया और एक पाई 0 हो गया। ये एक तो पायोन हो गया त्रिक में। सेकेंड वन आप देखोगे बेरियन, बेरियन में न्यूक्लियन नहीं आएगा। हाइप्रोन, हाइप्रोन में भाई एक तो ये सिग्मा सीधा का सीधा दिख रहा है, तो एक हो गया सिग्मा, और सिग्मा में आपको पता है सिग्मा+ आ गया, सिग्मा- आ गया और सिग्मा 0 वाला आ गया। और इसके अलावा तो आपको कोई नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये त्रिक में अपना एक तो पायोन हो गया और एक सिग्मा हो गया, द्विक में अपना कायोन हो गया और कोस्केट हो गया, और एकक में आपका इटा और लैम्बडा हो गया। तो इनको भी आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आपने इंटरेक्शन देखी है, अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर आपने जो क्लासिफिकेशन देखा है, उस सारणी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इस चीज को नोट डाउन कर लो। एकक, द्विक, त्रिक, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। ये हो गया अपना सिंगलेट, ये हो गया डबलेट, डबलेट और ये हो गया ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, एकक, द्विक, त्रिक। ठीक है, और इसमें ये पार्टिकल्स आप लिख सकते हैं, और बाकी तो ठीक ही है। तो एक बार के लिए आप इन पार्टिकल्स को लिख लो भी। और आप द्विक में बिल्कुल न्यूक्लियन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियन में केवल और केवल 2 ही पार्टिकल आ रहे हैं ना भाई। लेकिन न्यूक्लियन वास्तविकता में क्या है, एक क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन में अपन आगे चल करके देख रहे हैं। तो न्यूक्लियन को बिल्कुल आप डबलेट में लिख सकते हैं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि भाई अपन ने क्यों नहीं लिखा, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, चलेगा आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और अपनी फिजिक्स को यूं ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।